Good morning, student. Myself Kuldip Singh as a physical education teacher, विश्वास नवसारदा पब्लिक स्कूल भुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है आज हम जो हमारे +1 के विद्यार्थी हैं, तो +1 के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारा थर्ड लेसन चला हुआ है, जो हमारा फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल कि आपकी जो शारीरिक फिटनेस है उसके बारे में और आपकी जो वेलनेस है, योग्यता उसके बारे में और आपका जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, उसके बारे में हम इस लेसन को बारीकी से पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो आज हमारे पास में हमारा आज का टॉपिक है कि जो शारीरिक पुष्टि है, यानी जो आपकी फिजिकल फिटनेस है, उसके अंग कौन से होते हैं, उसके घटक क्या क्या हैं, इस बारे में आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी शारीरिक पुष्टि है, शारीरिक पुष्टि के अनेक अंग होते हैं, अलग अलग खेल व शारीरिक क्रियाएं शारीरिक पुष्टि के प्रत्येक अंग का अलग अलग मात्रा में विकास करती है कि जो भी हमारी शारीरिक पुष्टि फिजिकल फिटनेस है, उसकी जितने भी अंग हैं वो अपनी सभी कार्य अपना अलग अलग से करते हैं। कि उदाहरण के तौर पर ऐसे खेल जिनमें निरंतर गतिविधियां होती है, जैसे तैराकी, दौड़ में हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जब भी तैराकी या दौड़ करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारे हृदय की होती है, दिल की धड़कन हमारी तेज हो जाती है, फेफड़े हैं उनकी ज्यादा गतिविधियां होती है। जिनकी जिम्नास्टिक के द्वारा लचक में वृद्धि होती है। शारीरिक पुष्टि के विभिन्न अंगों का वर्णन अभी इस प्रकार से है। सबसे पहले फर्स्ट आता है कि हमारा शक्ति की शक्ति क्या है। कि शारीरिक पुष्टि के अंदर हम जो भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य हो, उसको करने के लिए हमारी जो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की शक्ति या कुछ भी बल लगाना शक्ति कहलाता है। तो देखिए कि हम यह शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। कि जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो भी कार्य करने की क्षमता होती है उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह शक्ति की वह मात्रा होती है जो एक मांसपेशी या एक मांसपेशीय समूह से पैदा होती है। कि यह एक मांसपेशियों का मिला जुला तालमेल से ही शक्ति उत्पन्न हुई है। शरीर की शक्ति को पाउंड में मापा जा सकता है। कि हमारी जो शक्ति है उसको किस प्रकार मापा जाता है, वो हमारे पाउंड्स के अंदर, जैसे हम कोई भारोत्तोलन है उसके अंदर हम क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का वेट वगैरह उठाते हैं या फिर हम क्या करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, जिम के अंदर हम जो भी वेट वगैरह उठाते हैं उसको वहां पर हम अपनी शक्ति जोर आजमाइश करते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए तो शक्ति का होना अति आवश्यक है। हर गेम्स के अंदर शक्ति बहुत जरूरी है। कुछ व्यवसाय या खेलों में कम शक्ति का प्रयोग होता है, जबकि कुछ व्यवसाय तथा खेलों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उसके बाद में शक्ति हमारी जो वह दो प्रकार की होती है, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। गतिशील गति के द्वारा कि जो भी शक्तियां हैं गति के तौर पर लगाई जाए, या क्रियाशील जिसको बोला जाता है कि क्रिया, कोई भी क्रिया होने लग रही है उसके साथ में हम शक्ति का यूज करते हैं, उसको गतिशील शक्तियां। और जो स्थिर शक्ति होती है, जो हम खड़े खड़े या एक जगह पे स्पोर्ट पे, जैसे आइसोमेट्रिक व्यायाम है कि हम दीवार को धकेल रहे हैं, उससे क्या है, दीवार तो वहीं पर स्थिर है और हम क्या करते हैं, उसको धकेल रहे हैं, हमारी मांसपेशियों से शक्ति उजागर हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गतिशील शक्ति की। गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है कि क्योंकि इसका संबंध भी गतियों से होता है। उदाहरण के लिए पुलअप्स लगाना, सिटअप्स लगाना, ठीक है, और गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। पुलअप्स में ज्यादा, इस पुलअप्स हो गया, पुशअप होगा, इसके अंदर क्या है, हमारी मसल्स के लिए शक्ति ज्यादा यूज होती है। उससे ही पता चलता है कि हम कोई गतिशील क्रिया में हैं। कि जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत मांसपेशियों अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहती। ऐसे समय पर व्यक्ति एक और अतिरिक्त पुशअप या पुलअप्स भी नहीं लगा सकता। कई बार क्या होता है कि हम पुलअप्स या जो पुशअप्स हैं वो लगाते हैं, जैसे दंड बैठक वगैरह बोलते हैं आप इसको, हमारे हरियाणवी भाषा में बोला जाता है कि दंड लगाओ, कितने लगा सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने 1 मिनट में या 2 मिनट में जितने भी हम पुलअप्स 20 लगाते हैं, तो 21 में लगाने के लिए हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो हम वो लास्ट में नहीं लगा सकते।
तो जब कोई व्यक्ति या खिलाड़ी गतिशील शक्ति का प्रयोग करता है तो वह गति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रत्येक खेल की गतिविधियों में अंतर होने के कारण उनमें अलग अलग प्रकार की गतिशील शक्तियों का प्रयोग होता है। उसके बाद में बात आती है कि जो गतिशील शक्ति है यह कितने प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है, अलग अलग है, जैसे अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहन क्षमता शक्ति। ये एकदम से यह जो अधिकतम शक्ति लगाना, विस्फोटक एकदम से शक्ति लगाना और सहन क्षमता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अधिकतम शक्ति की। जो अधिकतम शक्ति है वह क्या है कि यह शक्ति अधिकतम अवरोध के प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। प्राय इस प्रकार की शक्ति का अधिकतर खेलों में प्रयोग नहीं होता। अधिकतम शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से उन खेलों में होता है जिसमें अधिक प्रतिरोध करना हो, जैसे वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो जिसको वो तार गोलाई बोलते हैं, डिस्कस है, चक्का फेंक बोलते हैं जिसको एथलेटिक्स के अंदर आते हैं, शॉट पुट है गोला फेंक, और जेवलिन थ्रो होती है भाला फेंक। इनके अंदर क्या है एकदम से अधिकतम शक्ति का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी हम जैसे कोई शॉट पुट है उसको फेंकने के लिए एकदम से अधिकतम शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इनके अंदर अधिकतम शक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में विस्फोटक शक्ति कि विस्फोटक शक्ति और गति की योग्यताओं का मिश्रण है। जो विस्फोटक शक्ति है वह जो भी शक्ति है या स्पीड है उस दोनों का एक मिश्रण है कि हम क्या करते हैं शक्ति के साथ में गति भी यूज करते हैं, तो उसको एकदम से विस्फोटक शक्ति बोला जाता है। जैसे अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहा जा सकता है, जिसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। शक्ति मांसपेशियों की यह शक्ति या स्ट्रेंथ अत्यंत तीव्र गति से कार्य करती है। सामान्यतः विस्फोटक शक्ति का प्रयोग स्टार्ट एकदम से स्प्रिंट लेना, या फिर जो भी हमारे पोल वॉल्ट है उनके अंदर भी हम क्या करते हैं बांस वगैरह जो पोल वॉल्ट है एकदम से उसको क्या करते हैं विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम गोला फेंक है इसके अंदर भी कुछ जगह पर विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करते हैं कि गति के साथ में एकदम से विस्फोट किया जा सके। तो उसके बाद में स्टार्ट तथा स्पोर्ट प्लस में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो सहन क्षमता वाली दौड़े भी होती हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपरलिखित खेलों में यह शक्ति का एक विस्फोट की तरह कार्य करती है, इसीलिए इसको विस्फोटक शक्ति कहते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 3 पे हमारा कि सहन क्षमता शक्ति। जो सहन करने की क्षमता की शक्ति है वह क्या है कि विस्फोटक शक्ति की तरह सहन क्षमता शक्ति भी 2 प्रकार की होती है कि एक तो शक्ति और सहन क्षमता, इसके मिश्रण से इसको सहन क्षमता शक्ति बोला जाता है। शरीर की वह योग्यता जो थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध क्रिया कर सके, वह स्थिर शक्ति या गतिशील शक्ति भी हो सकती है। शक्ति सहन क्षमता सामान्यतः लंबी दौड़ों, लंबी अवधि की तैराकी, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट आदि खेलों में प्रयोग किया जाता है। कि जो सहन क्षमता है इसके लिए क्या है जो साइकिल रेस वगैरह होती है उसके अंदर क्या है सहन करने की क्षमता होती है। उसके लंबी दौड़ है जैसे लॉन्ग रेस है, 5000 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर रेस, इसके अंदर भी जो हमारी सहन क्षमता है उसको सहन करने की क्षमता शक्ति बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी इसी में कि जो सारे पुष्टि के अंग हैं वह कौन से हैं। पहला था हमारा शक्ति, जो आपको शक्ति के बारे में पढ़ाया गया है। उसके बाद में आता है कि पहला था हमारा गतिशील शक्ति, उसके बाद में इसी का पार्ट है शक्ति का जो हमारी यहां बताया गया था आपको स्थिर शक्ति। शक्ति का ही पार्ट है इसको स्थिर शक्ति की। स्थिर शक्ति होती क्या है? स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक व्यायाम भी या शक्ति भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि दीवार को धकेलना एक आइसोमेट्रिक यानी स्थिर शक्ति का उदाहरण है। कि एक दीवार है, दीवार को हम अगर धकेलते हैं दीवार वहीं पे हमारे बॉडी बैलेंस से जो भी शक्ति लगती है उसको स्थिर शक्ति बोलते हैं। कि कुछ समय के लिए निरंतर रूप में व्यक्ति अपनी मांसपेशियों की अधिक से अधिक जितनी शक्ति बिना किसी विशेष मूवमेंट में लगा सकता है उस व्यक्ति की स्थिर शक्ति कहते हैं। कि कोई भी मूवमेंट कर रहा है उसके अंदर वह अधिक से अधिक शक्ति लगाना स्थिर शक्ति कहलाता है। इस शक्ति को डायोमीटर की सहायता से भी मापा जा सकता है। यह व्यक्ति की इस प्रकार की शक्ति लगाया जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से कार्य होता है तथा
जो भी है प्राय स्थिर शक्ति का खेलों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारोत्तोलन में कुछ समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आती है हमारी शक्ति के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये स्पीड, गति। नाम से ही आपको विख्यात है कि स्पीड, गति क्या होती है। हर कार्य के अंदर हमें गति की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य लगा लो, खेल के अंदर या किसी भी प्रकार के जो भी हमारी एक्टिविटियां हैं, जो भी हमारी दिनचर्या की गतिविधियां हैं, दिन में हम किसी भी प्रकार की गति वगैरह करते हैं, उसके लिए हमारी गति, स्पीड होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। तो स्पीड की गति व्यक्ति की वह योग्यता क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार की मूवमेंट को बार बार बहुत तेज गति से करता है। वास्तव में गति वह योग्यता है जिससे शरीर के मूवमेंट जितने तेज हो सके किए जाते हैं। दौड़ने में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के फास्ट मूवमेंट तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है। दौड़ने की गति की अपेक्षा मूवमेंट की गति अधिक होती है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है, जैसे फुटबॉल के अंदर हम क्या है, जब भी फुटबॉल जाती है तो फुटबॉल के साथ में जो भी खिलाड़ी है उसकी गति उसी के साथ में बनती है। बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को अगर किसी अपोजिट खिलाड़ी से हम बॉल को छीनना है तो उसके साथ में गति वगैरह बनाते हैं। रोलर स्केटिंग है, उसके अंदर भी हम गति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे क्रिकेट में विकेट के बीच में रन लेने के लिए दौड़ता है, यह भी एक इसी का उदाहरण है कि बहुत गति अनुवांशिकता के कारण वह निर्भर करती है कि विशेषकर मांसपेशियां रेशा तंतुओं पर है। ये मांसपेशियां रेशे दो प्रकार के होते हैं, तीव्र गति से संकुचन करने वाले और धीमी गति से संकुचन करने वाले। कई प्रकार की क्या होती है, जो भी हमारी गतियां हैं, कोई स्थिर गति होती है, कोई तेज, वो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं कि कौन से गेम में हम ज्यादा गति का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से गेम में हम कम गति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आती है हमारी सहन अक्षमता, इंडोरेंस। सहन क्षमता कि जो हमारी इंडोरेंस है वह क्या है। हमारी सहन क्षमता, हर कार्य के अंदर हमें सहन क्षमता होना जरूरी है। इस सहन क्षमता गति और शक्ति की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्रिया को जारी रखने हेतु योग्यता होती है। हर एक अनुसार एक परिभाषा है इसकी कि सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता। हर्रे ने बोला है कि सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की क्षमता है। कि जो सहन क्षमता क्या है, हम किसी भी प्रकार की गतियों में, जैसे गति स्पीड के अंदर है, उसके बाद में हमें सहन करने की क्षमता बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें जो भी थकावट होती है उसको रोकना सहन क्षमता कहलाता है। सहन क्षमता को सामान्यतः आंतरिक बल भी कहा जाता है। वास्तव में गति या इस भार को अधिक समय तक अपने ऊपर स्थिर रखने की व्यक्ति के शरीर की संरचनात्मक क्षमता के परिणाम को उसकी सहन क्षमता कहा जा सकता है। कि जो भी हमारे व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के संरचनात्मक परिणाम आते हैं उभर कर, उनको सहन क्षमता कहा जाता है। सहन क्षमता आगे बोला जाता है कि यह छोटी अवधि की सहन क्षमता और लंबी अवधि की सहन क्षमता। कि कोई छोटी अवधि की होती है, कोई लंबी अवधि की होती है। तो छोटी अवधि की सहन क्षमता उन खेलों में प्रयुक्त होती है जिनमें खेल क्रिया कम अवधि की होती है। कि यह दो प्रकार की होती है, छोटी अवधि की और लंबी अवधि की। तो छोटी अवधि की है वह फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती आदि खेलों के अंदर इसका यूज हो जाता है। कि जो हमारी सहन क्षमता है, फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर कई बार क्या होता है, खिलाड़ी एक अगर बॉल को लेके जा रहा है तो उसको सहन करने की क्षमता हो जाती है, वो रेस्ट कर सकता है, जो भी आपकी थकावट है उसको दूर कर लेता है। और उसी प्रकार कुश्ती है, हॉकी है, इनके अंदर भी लंबी अवधि की सहन क्षमता होती है। कि लंबी अवधि की सहन क्षमता का प्रयोग उन खेलों में किया जाता है जिनमें खेल क्रिया लंबी अवधि तक होती है। जैसे कि लंबी दूरी की दौड़, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री आदि। क्रॉस कंट्री है उनको बोला जाता है कि यह जैसे मैराथन रेस है, दौड़ है, हाफ मैराथन है, 42 किलोमीटर की रेस, 10 किलोमीटर की रेस, जो भी लंबी दौड़े होती हैं उनके अंदर क्या है, लंबी अवधि की सहन क्षमता होनी उसके अंदर बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो इसके शारीरिक पुष्टि के अंग है उसके अंदर आता है हमारा लचक।
फ्लेक्सिबिलिटी की हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या लचक का होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार गति का होना है उसी प्रकार हमारे अंदर लचक का होना भी बहुत आवश्यक है। शारीरिक पुष्टि और सुगमता के लिए लचक का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में गति अक्षमता को लचक कहते हैं कि हमारे जो भी जोड़ है उसके अंदर लचक पैदा करना, यानी लचकता दर्शाना, उसको लचक कहलाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। हर प्रकार की जिम्नास्टिक के हैं उनके अंदर क्या है, योगा वाले खिलाड़ी होते हैं जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो बॉडी मूवमेंट होती है सबसे ज्यादा लचकदार उनका शरीर होता है। शारीरिक क्रिया पुष्टि के लिए व्यक्ति में लचक भी एक अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक लचक होती है वह व्यक्ति बिना किसी कष्ट की आसानी से तथा कुशलता पूर्वक कार्य कर सकता है। ऐसा प्राय देखने में आता है कि लचक व्यक्ति के आकर्षक लगते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। लचक का केवल खिलाड़ी के जीवन में ही नहीं अपितु सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी विशेष महत्व होता है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति या संबंधित कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में तनाव कम हो जाता है। इसका मतलब कहने का यह है कि गति कोई खिलाड़ी के लिए जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति के लिए उसके शरीर के अंदर लचक का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे शरीर के अंदर लचक होगी तो हम कोई भी असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। उसके बाद में यह है कि लचक दो प्रकार की होती है, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। कि जो लचक है वह दो प्रकार की होती है कि एक तो अक्रिय लचक और एक सक्रिय लचक। कि अक्रिय लचक क्या होती है? क्रिय लचक शरीर की योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियों की जा सके। कि किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करवाना, कि जो भी व्यायाम हम किसी दूसरे खिलाड़ी को ले लेते हैं उससे बोलते हैं कि हमारी पीठ के ऊपर दबाव दो ताकि हम आगे की तरफ इस एक्सरसाइज या व्यायाम को कर सकें, उसको अक्रिय लचक कहलाते हैं। कि किसी की सहायता के द्वारा कोई भी एक्सरसाइज या व्यायाम करवाना। अक्रिय लचक से हमेशा अधिक होती है। वास्तव में सक्रिय लचक का आधार अक्रिय लचक की होती है। सक्रिय लचक उसके बाद में आता है सक्रिय, कि बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गति करने को सक्रिय लचक कहलाता है। जैसे खिंचाव वाला व्यायाम बिना किसी व्यक्ति की सहायता से करना। यानी जो अक्रिय होता है वो होता है कि कोई भी हम व्यायाम एक्सरसाइज करें किसी की सहायता के द्वारा करें, और सक्रिय अपने आप कोई भी व्यायाम है अपने शरीर के अंदर लचक पैदा करना अपने आप होता है, उसको सक्रिय लचक बोला जाता है। फिर बोला जाता है कि सक्रिय लचक भी दो प्रकार की होती है, स्थिर लचक और गतिशील लचक। जो सक्रिय है स्थिर और गतिशील, कि स्थिर और गतिशील। कि एक खिलाड़ी को प्राय तब स्थिर की लचक की आवश्यकता होती है जब वह स्थिर अवस्था में होता है। जैसे ड्राइविंग, बैठना, लेटना, स्टार्ट लेते हुए, कि वो कोई भी बैठा है खिलाड़ी या भी कोई ड्राइविंग करता हुआ है उसको एकदम से लचक की जरूरत पड़ती है कि गियर वगैरह लगाना या कोई और। उसके बाद में गतिशील लचक है कि इस प्रकार की लचक की आवश्यकता होती है कि खिलाड़ी को उस समय होती है जब वह चल या दौड़ रहा हो। गतिशील लचक हमेशा स्थिर लचक से कम होती है। कि एक तो यह है कि जो स्थिर लचक है, जैसे हम मीडियम रेसेज है जैसे 100 मीटर 200 मीटर, इसके अंदर क्या है, कोई भी खिलाड़ी स्टार्ट लेता है तो वो बैठता है, उसको बाद में उसको वार्निंग दी जाती है एकदम से, या तो पिस्टल वगैरह चलाई जाती है या फिर क्लैपिंग की जाती है, तो वह एकदम से स्थिर गति से दौड़ता है। और गतिशील है वह लंबे दूरी तक दौड़ता ही रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था हमारा कि शारीरिक पुष्टि के कौन से अंग थे। उसके बाद में आता है सुयोग्यता। कि वेलनेस, सुयोग्यता पुष्टि
कि सुयोग्यता के अंग, कि हमारी जो शारीरिक सुयोग्यता है, वेलनेस है, उसके क्या क्या अंग है। उसके अंग है कि कुछ अंग दिए गए हैं इसके। शारीरिक सुयोग्यता, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और पोषण संबंधी, पोषण संबंधी योग्यता। कि जो भी हमारी सुयोग्यता है इसके कुछ अंग दिए गए हैं। कि शारीरिक सुयोग्यता, शारीरिक सुयोग्यता सुयोग्यता के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह शरीर की अच्छी आकृति बनाते हैं और अतिरिक्त भार को कम करते हैं। कि जो हमारी शारीरिक वेलनेस है शरीर की, उसको गति प्रदान करते हैं और उसको हमारा एक सुडौल शरीर बनाते हैं। कि जोशपूर्ण व्यायाम के माध्यम से युवा अभ्यास को बनाए रखने में पर बल देते हैं। शारीरिक सुयोग्यता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जैसे जॉगिंग, तैराकी, खेलों में भागीदारी आदि करनी पड़ती है, जिसके द्वारा हमारा शारीरिक रूप से फिट हो जाता है, हमारी वेलनेस हो जाती है। उसके बाद में सामाजिक, सोशल वेलनेस। कि सामाजिक सुयोग्यता व्यक्ति के सामाजिक व एवं विचारों के आदान प्रदान से संबंधित कौशलों यानी स्किल्स को बढ़ाने पर बल देती है। सामाजिक सुयोग्यता को बढ़ाने व विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने प्रथम प्रभाव तथा अंतर सृजन करते रहना चाहिए। उससे समाज में आदर प्राप्त करना चाहिए। उससे व्यक्ति के मध्य वार्तालाप करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे पड़ोसियों व मित्रों में प्राय मिलते जुलते रहना चाहिए। कि सुयोग्यता का अंग है कि सामाजिक, कि हमारा जो आसपास का समाज है उससे हमें आपस में भाईचारा या मेलजोल रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियां हैं वह हमें अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों से, समाज जो भी हमारा आस पड़ोस का समाज है उसे मेलजोल रखना चाहिए। उसके बाद में आता है भावनात्मक, जो भावनात्मक सुयोग्यता है, जो हमारी वेलनेस है, इमोशनल वेलनेस। की भावनात्मक सुयोग्यता भी सुयोग्यता के मुख्य अंग में से एक है। यह प्रत्येक दिन हमें हंसी खुशी व मौज मस्ती के साथ अधिक से अधिक प्राप्त करने पर बल देती है। कि जो भी हमारी मौज मस्तियां हैं ये हमारी भावनाओं के ऊपर आधारित होती हैं। कि यह तनाव व दबाव को कम करने पर भी बल देती है। भावनात्मक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अति भार से दूर रहना चाहिए। हास्य फिल्में देखने व मनोरंजनात्मक कार्य करने में व्यस्त रहना चाहिए। उसे खुले मन से हंसना सीखना आदि, और उसे क्रोधित वगैरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भावनाओं का, हमें अपनी भावनाओं पर रहना चाहिए। हमें हर प्रकार से मौज मस्ती, किसी भी प्रकार की जो भी हमें रोग वगैरह वो है, कई बार क्या होता है हंसी मजाक से भी हम रोगों को दूर भगा सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा पोषण संबंधी। कि हमारा जो न्यूट्रिशन वेलनेस है, कि पोषण संबंधी सुयोग्यता संतुलित आहार व स्वास्थ्यवर्धक आहार के माध्यम से अधिकतम ऊर्जा व के स्रोतों की प्राप्ति पर बल देती है। पोषण संबंधी सुयोग्यता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को भोजन में वसा कम लेनी चाहिए तथा कच्चे फल व सब्जियां आदि खानी चाहिए। तले हुए खाद्य पदार्थों का जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड है, से दूर रहना चाहिए। इससे जिनमें मिठ्ठों की मात्रा कम होती है। इसका कहने का मतलब है कि हमें संतुलित आहार अधिक से अधिक लेना चाहिए। जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसका सबसे ज्यादा सेवन करना चाहिए। हमें फल, जो भी हमारे फल हैं उनको सबसे ज्यादा खाना चाहिए। हमें जो जंक फूड है जैसे है बर्गर है, चाउमीन है, जो भी तली हुई पदार्थ है, यानी मेरा कहने का मतलब है जितने भी तले हुए पदार्थ हैं उनको हमें बहुत कम से कम सेवन करना चाहिए। जितने भी हो सके हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये आदि का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। तो हम एक अच्छा शरीर या हमारी जो भी बीमारियां हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक था कि जो हमारी शारीरिक यानी फिजिकल फिटनेस और हमारी जो वेलनेस है, फिजिकल वेलनेस, उसके कौन से अंग हैं, किसके द्वारा हम क्या क्या कोई भी जो भी हम कार्य वगैरह कर सकते हैं। कि जो हमारे शारीरिक फिटनेस है उसके क्या क्या अंग थे, उनके बारे में हमने आज अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया आपको।
आपने भी अच्छे तरीके से समझा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको आज का जो टॉपिक करवाया गया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम आज का जो टॉपिक है उसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।